हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेनिशिया क्लासेस। मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि एंशिएंट हिस्ट्री का क्लास पूरा खत्म हो चुका है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जा करके प्लीज देख लीजिएगा। ये मॉडर्न हिस्ट्री का जो है फोर्थ लेक्चर है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे भारत में कैसे प्रेस का विकास हुआ, उससे संबंधित जो कानून आया वो देखेंगे हम लोग। एजुकेशन रिलेटेड जितना भी कानून आया वो देखेंगे ब्रिटिश काल में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको ध्यान से पढ़ते हैं। चलिए, तो पहला जो है वो है प्रेस का विकास कैसे हुआ, उससे संबंधित जो कानून है वो हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे फैक्ट बहुत है, मतलब याद करना ही पड़ेगा क्योंकि एग्जाम प्रीलिम्स के लिए फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आते हैं एग्जाम में। तो देखिए, भारतीय पत्रकारिता के जो राजकुमार है किसको कहा जाता है, तो क्रिस्टोफर दास पाल को कहा जाता है। सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की थी, तो पुर्तगालियों ने की थी। तो किसने की थी भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना, सबसे पहले स्थापित किया था तो पुर्तगालियों ने किया था। ठीक है, 1557 में प्रथम पुस्तक गोवा के पादरियों द्वारा छापी गई थी। तो भारत में प्रथम पुस्तक कब छापी गई थी, 1557 में छापी गई थी। किसके द्वारा, गोवा के पादरियों द्वारा छापी गई थी। 1684 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी बंबई में प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की। तो बंबई में प्रिंटिंग प्रेस कौन स्थापित किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ठीक है, सबसे पहले भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने स्थापित किया, पुर्तगालियों ने किया। ठीक है, ये चीज फैक्ट है, इसको याद कर लीजिएगा। फिर आता है यहाँ पे 1780 में पहला समाचार पत्र जेम्स ऑगस्ट हिक्की द्वारा बंगाल गजट, द कलकत्ता जनरल भी इसको कहा जाता है, को पारित किया गया। ठीक है, तो याद कीजिए, सबसे पहला जो समाचार पत्र है वो है बंगाल गजट। किसकी है, जेम्स ऑगस्ट हिक्की की है। ठीक है, जेम्स ऑगस्ट हिक्की की है बंगाल गजट, ये याद कर लीजिएगा। भारत में आधुनिक प्रेस की स्थापना कब हुई, तो 1766 ईस्वी में हुई। किसने किया, तो विलियम बोल्ट्स ने किया। भारत में आधुनिक प्रेस की स्थापना किसने की, तो विलियम बोल्ट्स ने की। प्रेस इंक्वायरी समिति कब बनती है, 1921 में तेज बहादुर सप्रू के मतलब अध्यक्षता में ये प्रेस इंक्वायरी समिति बनती है। समाचार पत्र जांच समिति बनती है 1947 में, श्री गंगानाथ झा की अध्यक्षता में स्थापित होती है। भारतीय पत्रकारिता के जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इतना पूरा है, ये चीज याद कर लीजिएगा, सारे इंपॉर्टेंट है लगभग। फिर आता है पत्रकारिता संबंधित प्रमुख जो कानून है वो देख लेते हैं हम लोग। तो समाचार पत्रों का अभिवेचन अधिनियम आता है 1799 में, लॉर्ड वेलेस्ली के समय ये आता है। फिर आता है अनुज्ञप्ति अधिनियम 1823 में आता है। जॉन एडम्स ने भारतीय प्रेस पर पूर्णतः बैन लगा दिया था इसी अनुज्ञप्ति अधिनियम के द्वारा। ठीक है, समाचार पत्र जो है, भारतीय समाचार पत्रों की मुक्ति 1833 ईस्वी में ये आता है। चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता, बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ल्स मेटकाफ को क्या कहा जाता है, भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता कहा जाता है। अनुज्ञप्ति अधिनियम आता है 1857 के विद्रोह के समय ये आता है। ठीक है, 1835 से 57 तक यही चलता है भारत समाचार पत्रों का जो मुक्ति अधिनियम है। फिर उसके बाद ये आता है अनुज्ञप्ति अधिनियम। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है पंजीकरण अधिनियम। पंजीकरण अधिनियम 1867 में आता है। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आता है, ये इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड लिटन द्वारा इसको शुरू किया जाता है और इस पे बैन कौन लगाता है, लॉर्ड रिपन लगाते हैं। इसको याद कर लीजिएगा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आता है, लॉर्ड लिटन इसको स्टार्ट करते हैं, रद्द कौन करते हैं, लॉर्ड रिपन करते हैं। ठीक है, अब इसको मुंह बंद कराने वाला एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को क्या कहा जाता है और किस नाम से जाना जाता है, और मुंह बंद कराने वाला एक्ट के नाम से जाना जाता है। इसके तहत सोम प्रकाश भारत मिहिर पर कार्यवाही भी की गई। तो किसके तहत भारत मिहिर पे कार्यवाही की गई, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के तहत की गई। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। फिर आता है समाचार पत्र अधिनियम आता है 1908 में आता है। भारतीय समाचार पत्र एक्ट आता है 1910 में। भारतीय समाचार पत्र संकटकालीन शक्तियां 1931 में आता है। समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम 1951 में आता है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए इसमें क्या है, इसमें कुछ कुछ ही इंपॉर्टेंट है और पूरा मत याद कीजिएगा। जैसे ये याद कर लीजिएगा, चार्ल्स मेटकाफ का नाम याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अनुज्ञप्ति अधिनियम भी आप याद कर सकते हैं। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश कालीन समाचार एजेंसियां, ये इंपॉर्टेंट है, अरेंज करने को एग्जाम में आ जाता है। तो एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया 1905 में आता है। फ्री प्रेस न्यूज सर्विस 1927 में आता है। यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया 1934 में स्थापना होता है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया 1947 में स्थापना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो अंग्रेजों के समय भारत में शिक्षा, जो अंग्रेज जब थे उस टाइम भारत में शिक्षा की क्या स्थिति थी, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो पहला था अ कोड ऑफ जेंटू लॉज। ये क्या है, ये मनुस्मृति का जो अंग्रेजी में अनुवाद है, जिसको कहा जाता है अ कोड ऑफ जेंटू लॉज। ठीक है,
सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग द्वारा 1781 में कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की जाती है। फिर उसी के 10 साल बाद 1791 में क्या किया जाता है, बनारस में संस्कृत विद्यालय खोला जाता है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा खोला जाता है, जोनाथन डंकन के द्वारा 1791 में बनारस में संस्कृत विद्यालय खोला जाता है, ये याद कर लीजिएगा। फिर आता है 1781 के बाद 1800 में क्या होता है, लॉर्ड वेलेस्ली ने कंपनी के अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में की। तो कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। किससे ये किया था, सबके पढ़ने के लिए नहीं, कंपनी के जो अधिकारी थे जिनको भारत में शासन करना था, ठीक है, तो उनके लिए, उनको प्रशिक्षण देने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। फिर आते हैं विलिंगसन। विलिंगसन द्वारा भगवत गीता और हितोपदेश का अंग्रेजी अनुवाद किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेला, भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, तो विलिंगसन ने किया, 1785 में किया। फिर नेक्स्ट आता है सर विलियम जोन्स द्वारा कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की जाती है। किसके द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की जाती है, तो ये विलियम जोन्स के द्वारा। कब की जाती है, कहाँ की जाती है, तो कलकत्ता में की जाती है। फिर विलियम जोन्स ने कालिदास की जो अभिज्ञान शाकुंतलम है उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में पूछ लेता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया, विलियम जोन्स ने। भगवत गीता का किसने किया, विलिंगसन ने किया, ठीक है। फिर आता है 1813 का जो चार्टर एक्ट आता है, उसमें एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान किया जाता है। उसके बाद आते हैं डेविड हेयर और राजा राम मोहन राय के प्रयत्नों से 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना होती है। तो डेविड हेयर और राजा राम मोहन राय की सहायता से 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ होती है, कलकत्ता में। फिर बेथुन स्कूल की स्थापना होती है 1849 में किसने स्थापना किया है, तो जेईडी बेथुन ने खोला था। इसका संचालन आगे चल के लॉर्ड डलहौजी ने किया था, ठीक है। तो लॉर्ड डलहौजी ने इसका संचालन किया, आगे चल के जेईडी बेथुन ने इसको खोला था, बेथुन स्कूल को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। फिर आता है विवाद, आंग्ल और प्राच्य विवाद, ठीक है। आंग्ल प्राच्य विवाद क्या है, जैसे आंग्ल जो अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे वो उनको एंग्लिसिस्ट कहा गया, और जो प्राच्य यानी कि जो सोचते थे कि वर्नाकुलर मतलब कि जो देसी भाषाओं में जो उनकी मातृभाषा है उसी में स्कूली शिक्षा दिया जाए, वो प्राच्यवाद को मानते थे। तो इसमें क्या हुआ, आंग्ल और प्राच्य में विवाद हुआ। तो ये विवाद क्या है, ये देख लेते हैं हम लोग। तो लोक शिक्षा के मुद्दे पर ये आंग्ल प्राच्य विवाद था। प्राच्य भाषा के समर्थक कौन थे, यानी कि ओरिएंटलिस्ट कौन थे, तो ये थे भारत में शिक्षा के प्रचार का माध्यम संस्कृत या अरबी हो। प्रमुख समर्थक इसके थे एस.टी. प्रिंसेप थे और एच.एच. विल्सन थे, ठीक है। फिर आंग्ल भाषा के समर्थक में भारत में शिक्षा का माध्यम क्या हो, अंग्रेजी हो, ठीक है। समर्थक कौन कौन थे, मुनरो थे, एल्फिंस्टन थे और मैकाले थे। मैकाले का नाम याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। फिर आता है शिक्षा का जो सिद्धांत आता है शिक्षा से रिलेटेड, वो चीज हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सर्वप्रथम ऑकलैंड द्वारा लागू किया गया, भारतीय उच्च वर्गों को शिक्षित किया जाए जिससे छनकर शिक्षा का प्रसार निम्न वर्गों तक पहुंचे। किसने कहा था, ऑकलैंड द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था। फिर आता है चार्ल्स वुड डिस्पैच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सन याद कर लीजिएगा। 1854 में आता है चार्ल्स वुड डिस्पैच, जुलाई 1854 में। ये भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी इसे कहा जाता है, एग्जाम में पूछ लेता है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स वुड डिस्पैच को कहा जाता है। 1854 में आई थी इनकी सिफारिश है। इन्होंने क्या क्या सिफारिशें की थी, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहली इनकी सिफारिश थी, अंग्रेजी भाषा के साथ साथ देसी भाषा पर भी जोर दिया जाए, पाश्चात्य शिक्षा का प्रचार किया जाए, और गांव में देसी भाषा जिसमें एंग्लो वर्नाकुलर विद्यालय खोले जाएं। देसी भाषा जो मातृभाषा है उसमें एंग्लो वर्नाकुलर विद्यालय खोले जाएं। निजी स्कूलों हेतु अनुदान दिए जाएं, और जो 5 प्रांत हैं उसमें लोक शिक्षा विभाग स्थापित किया जाए, जैसा कि फिर उसके बाद 1855 में ये हुआ भी। लोक शिक्षा विभाग गठित किया गया 1955 में, इसी के तहत, इन्हीं की सिफारिश के तहत। 1857 में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में विश्वविद्यालय खोले गए, इन्हीं की सिफारिश के तहत। इन्होंने सिफारिश किया था कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए, तो 1857 में होता है। सरकारी स्कूलों में धर्मनिरपेक्ष शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ये भी इन्हीं की सिफारिश थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 1-2 बार और आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं हंटर शिक्षा आयोग। हंटर शिक्षा आयोग 1882 से 83 तक रहता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या, अब देखिए ये जो हंटर शिक्षा आयोग रहता है, ये प्राथमिक शिक्षा और स्थानीय भाषा में दिया जाए। इनका ये मानना था, इनकी ये सिफारिश है, जो प्राथमिक शिक्षा है, जो प्राइमरी एजुकेशन है, उसको स्थानीय भाषा में दिया जाए, जो उनका लोकल लैंग्वेज है उसमें उनको पढ़ाया जाए। सुझाव क्या था, प्राथमिक पाठशालाओं का जो नियंत्रण जो संस्थापित नगर एवं जिला बोर्डों को दिया जाए। यानी कि इनका कहना ये था कि जो प्राथमिक पाठशाला है उसका जो नियंत्रण है वो किसके पास रहे, वो नगर या जिला बोर्ड के को दिया जाए, यानी नगर और या जिला बोर्ड के पास रहे, ठीक है।
तो ये चीज है, जैसे शहर में अगर है तो नगर बोर्ड के पास रहे और गांव में है तो जिला बोर्ड के पास रहे। माध्यमिक शिक्षा साहित्य एवं व्यापारिक खंड पर बांटा गया है, तो इनका ये भी सिफारिश है कि जो माध्यमिक शिक्षा है, जो सेकेंडरी एजुकेशन है, उसको साहित्यिक और व्यापारिक खंड में बांट दिया जाए। प्रेसिडेंसी नगरों के अतिरिक्त अन्य शहरों, गांव इससे शिक्षा को भी प्रोत्साहन देने का इन्होंने सुझाव दिया था कि इससे शिक्षा को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ठीक है, हंटर शिक्षा आयोग का सुझाव था। फिर आता है नेक्स्ट भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट 1904। देखिए एक चीज और भी समझ लीजिए आप लोग, ये अरेंज करने को भी आ जाता है, चार्ल्स वुड डिस्पैच जो देगा, हंटर शिक्षा आयोग, भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट, तो आपको ये सन जो है अरेंज करना पड़ेगा 1854 में, 1882 में, फिर 1904 में। ठीक है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में दे देता है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट 1904 में आता है। देखिए 1902 में सर थॉमस रेले के आयोग की सिफारिश से भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट आता है। 1902 में इन्होंने सिफारिश किया था रेले ने, ठीक है, रेले आयोग बैठा था, उसके तहत भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट की स्थापना होती है 1904 में। भारतीय सदस्य इसमें रहते हैं सैयद हुसैन, बिलग्रामी, गुरदास बनर्जी, ये लोग भारतीय सदस्य इसमें भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट जो आता है उसमें रहते हैं। ठीक है, इसके मुख्य प्रावधान क्या रहते हैं, तो पहला जो प्रावधान रहता है, गवर्नर जनरल को विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय सीमाएं निर्धारित करने का अधिकार दे दिया जाता है। इसी एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को जो है क्षेत्रीय सीमा निर्धारित करने का अधिकार दे दिया जाता है। उच्च शिक्षा के लिए यानी कि हायर एजुकेशन के लिए 5 लाख रुपए प्रति वर्ष और 5 वर्षों की स्वीकृति दी जाती है कि 5 लाख प्रति वर्ष दिया जाएगा 5 वर्षों तक। ठीक है, निजी कॉलेज जो हैं उन पे भी कठोर नियंत्रण किया जाएगा, तो जो प्राइवेट कॉलेज हैं उन पे भी कठोर नियंत्रण किया जाएगा। भारत में शिक्षा महानिदेशक SW ऑरेंज की नियुक्ति होती है इसमें, और विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिए जाते हैं। तो विश्वविद्यालय एक्ट जो आता है, भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट 1904, उसके तहत विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण को बढ़ा दिया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है शिक्षा पर सरकारी प्रस्ताव 1913 में आता है। ये गोखले ने इस व्यवस्था को देश भर में लागू करने के हेतु विधान परिषद में आवाज उठाई थी। किसने आवाज उठाई थी? गोखले ने उठाई थी। प्रत्येक प्रांत में विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए, इसकी सिफारिश थी शिक्षा पर सरकारी प्रस्ताव की। प्रस्ताव के मुख्य बिंदु में पहला क्या था? पहला ये था प्रत्येक प्रांत में विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। दूसरा क्या था? अनिवार्य शिक्षा का उत्तरदायित्व लेने से इनकार कर दिया। मतलब कि अनिवार्य शिक्षा मतलब कि भाई शिक्षा को अनिवार्य ना किया जाए, इसका उत्तर मतलब अनिवार्य किया जाए, इसका उत्तरदायित्व लेने से इन्होंने इनकार कर दिया इस सिफारिश ने। ठीक है, फिर सर्वप्रथम 1906 में बड़ौदा की रियासत ने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य किया था। तो सबसे पहले अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को किसने किया था? तो बड़ौदा की जो रियासत है उसने उन्होंने क्या किया था? अनिवार्य कर दिया था कि प्राथमिक शिक्षा तो आपको अपने बच्चों को पढ़ाना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर आता है सैडलर विश्वविद्यालय आयोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1917 से 1919 की सिफारिश है। ये इनके अध्यक्ष जो रहते हैं वो रहते हैं M.E. सैडलर रहते हैं। ठीक है, M.E. सैडलर इसके अध्यक्ष रहते हैं। मुख्य बातें क्या होती है भारतीय सदस्य में? इसमें आशुतोष मुखर्जी, जियाउद्दीन अहमद। स्कूली शिक्षा 12 वर्ष की ही हो। सैडलर विश्वविद्यालय आयोग की सिफारिश में यह था कि स्कूली शिक्षा है वो 12 वर्ष तक ही हो। विश्वविद्यालय नियम उदार हो जाए और स्नातक जो है वो 3 वर्ष, यानी कि जो ग्रेजुएशन है वो 3 वर्ष का हो। ठीक है, महिला शिक्षा को भी प्रोत्साहन पे इन्होंने भी बल दिया। ठीक, फिर आता है हार्टोग समिति। हार्टोग समिति 1929 में आता है। सर फिलिप हार्टोग की अध्यक्षता में हार्टोग समिति बनती है। सिफारिशें इसकी ये रहती हैं कि प्राथमिक शिक्षा के महत्व पर इन्होंने बल दिया, ग्रामीण छात्रों को माध्यमिक विद्यालय तक ही शिक्षा, तत्पश्चात उन्हें औद्योगिक एवं व्यावसायिक शिक्षा दी जाए। ठीक है, ये हार्टोग समिति बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्टोग समिति ने ही ये सिफारिश की थी कि जो ग्रामीण छात्र हैं उनको माध्यमिक विद्यालय तक ही शिक्षा दिया जाए, फिर उसके बाद उन्हें औद्योगिक और व्यावसायिक शिक्षा दी जाए। ठीक है, केवल समर्पित छात्रों को ही उच्च शिक्षा में प्रवेश किया जाए, यानी कि इन्होंने ये कहा कि जो पढ़ना चाहते हैं, जो इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, बस उन्हीं को उच्च शिक्षा दिया जाए और किसी को ना दिया जाए। विश्वविद्यालय नियम जो है वो और कड़े कर दिए जाए। ये इनकी सिफारिश थी हार्टोग समिति की, 1929 में आया था। ठीक है, उसके बाद आता है वर्धा योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्धा योजना 1937 में आता है। अक्टूबर 1937 में शिक्षा पर कांग्रेस का जो सम्मेलन बैठता है उसके तहत वर्धा योजना आती है। जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में समिति बनती है। ठीक है, गांधी जी ने इसमें हरिजन पत्रिका में वर्धा योजना को प्रकाशित भी किया। तो गांधी जी ने, ये हरिजन पत्रिका थी, यहाँ से एक फैक्ट और आ जाता है। हरिजन पत्रिका किसकी थी? तो ये गांधी जी की हरिजन पत्रिका थी। ठीक है, गांधी जी ने वर्धा पत्रिका प्रकाशित किया था किसमें? हरिजन पत्रिका में अपनी। ठीक है, इसकी मुख्य बातें ये थी कि सिलेबस में हस्त उत्पाद कार्य प्रणाली को अपनाया जाए, जो हाथ से बनाए गए उत्पाद हैं उसको बढ़ाया जाए, और कक्षा 2 से 7 तक हिंदी भाषा में ही पढ़ाया जाए, फिर 8 से अंग्रेजी भाषा लाई जाए। प्रथम 7 वर्ष स्कूल निःशुल्क हो, अनिवार्य हो और मातृभाषा में हो। ये वर्धा जो योजना थी 1937 में आई थी। उसकी मुख्य सिफारिशों में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था कि 7 ईयर तक जो स्कूली शिक्षा हो वो निःशुल्क हो और अनिवार्य हो
और किस में हो, मातृभाषा में हो, अपने लोकल लैंग्वेज में हो, ठीक है। फिर इसके बाद आती है सार्जेंट योजना। सार्जेंट योजना कब आती है? 1944 में सार्जेंट योजना आती है। ये इतना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब, बस ये याद कर लीजिए सार्जेंट योजना कब आई थी, 1944 में, ठीक, क्योंकि अरेंज करने को आएगा तो आपको दे देता है ये, ठीक। फिर उसके बाद आज़ादी के बाद शिक्षा हेतु किए गए प्रयास, तो ये आज़ादी के पहले थे, अब आज़ादी के बाद शिक्षा हेतु जो प्रयास किए गए वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आता है 1953 में, ठीक है, और राधा कृष्णन आयोग आता है 1948 से 1949 तक रहता है। इसकी जो मुख्य सिफारिशें रहती है वो ये रहती हैं कि स्नातक डिग्री को प्रशासनिक सेवा हेतु आवश्यक कर दिया जाए, यानी कि अगर आपको सिविल सर्विसेज में बैठना है, एग्जाम देना है, तो आपका ग्रेजुएशन होना अनिवार्य रहे, ठीक है। शिक्षा को कहाँ कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया जाए, यानी कि समवर्ती सूची में डाल दिया जाए। विश्वविद्यालय से पहले 12 वर्षीय स्कूली शिक्षा अनिवार्य कर दी जाए, ये चीज था। एजुकेशन अभी भी समवर्ती सूची में है, ये याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। फिर उसके बाद आता है, देखिए समवर्ती सूची वो सूची होता है जिसमें केंद्र का भी नियंत्रण होता है और राज्य का भी नियंत्रण होता है, ठीक है, तो ये है समवर्ती सूची। जैसे राज्य सूची होता है, ठीक है, केंद्र सूची होता है, और ये समवर्ती सूची है, ठीक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति आती है 1968 में, 1986 में, 2020। 2020 से बहुत एग्जाम में मेंस में क्वेश्चन बन चुका है, 2020 की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उससे, ठीक है। तो ये चीज याद कर लीजिएगा, 1968 में, 1986 में और 2020 में, ठीक है। फिर आता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, 1953 में आता है, राधा कृष्णन आयोग की सिफारिश पे ये आता है, और इसमें शिक्षा के सभी पक्षों एवं प्रक्रमों की समीक्षा हेतु ये आता है, ठीक है। कोठारी आयोग की स्थापना 1964 में, कोठारी शिक्षा आयोग आता है, ठीक। तो ये चीज ईयर वाइज याद कर लीजिएगा, पहले आया है सबसे पहले राधा कृष्णन आयोग, फिर 1953 में आता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, फिर कोठारी आयोग आता है, ये सारे एजुकेशन से रिलेटेड हैं, ठीक है। यहाँ पे आता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बोल सकते हैं, तो नेशनल यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, 1986 और 2020, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन, बहुत इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय आंदोलन, तो आज हम लोग जो है यहीं तक रखते हैं एजुकेशन का, क्योंकि ये थोड़ा मतलब इसमें फैक्ट बहुत ज्यादा है, तो इसको याद करने में आप लोग को टाइम लगेगा, एक दो बार और पढ़ लीजिएगा, ये याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में लेके आऊंगी मैं नेशनल मूवमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है नेशनल मूवमेंट, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत एग्जाम में फंसता है, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग को अगर चैनल पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद।